हेलो एंड वेलकम बैक टू एनएसएम रोबोटिक्स। सो इन द लास्ट वीडियो हमने अपने यूनिट 3 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करी थी और हमने अपने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स पूरे के पूरे यूनिट को फिनिश कर दिया था। सो आज हम फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4, दैट इज़ गोइंग टू बी द इन्वर्स काइनेमेटिक्स। मोस्टली हम यहाँ पे सीरियल मैनिपुलेटर्स को कवर करेंगे। दिस इज़ नॉट द इन्वर्स काइनेमेटिक्स ऑफ पैरेलल मैनिपुलेटर्स, सो इस बात को याद रखना। सो आज से हम अपने यूनिट 4 को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू डील विद द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस रिलेटेड टू द इन्वर्स काइनेमेटिक्स ऑफ सीरियल मैनिपुलेटर्स। सो इसको हमने बेसिकली कुछ टॉपिक्स में डिवाइड करा है जो मैंने यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस यूनिट। सो फर्स्ट जो अपना मेन ब्रॉड टॉपिक है, दैट इज़ गोइंग टू बी द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम। इसमें हम देखेंगे ओवरव्यू और कुछ पुराने कंसेप्ट्स को रिकैपिचुलेट करेंगे। सो इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक रिकैप करेंगे और मैं आपको बताऊंगा लूप क्लोजर इक्वेशन के बारे में। ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट इन्वर्स काइनेमेटिक्स को अच्छे से समझने के लिए हमें बेसिक रिकैप करना पड़ेगा इन कुछ टॉपिक्स का। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम होती क्या है। उसमें हमारा जो मेन टास्क होता है, दैट इज़ टू कैलकुलेट द लूप क्लोजर इक्वेशंस, वो कैसे करना है। उसके बाद हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंडिपेंडेंट इक्वेशंस एंड ट्रिवियल इक्वेशंस। जो हमारा ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता है, इसमें टोटल 16 एलिमेंट्स होते हैं। बेस्ड अपॉन दोज एलिमेंट्स हम अपने इक्वेशंस को इंडिपेंडेंट और ट्रिवियल दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और लास्ट में हम जॉइंट वेरिएबल्स और कार्टेशियन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये अपना फर्स्ट सब टॉपिक है। अब हमारा सेकंड सब टॉपिक है, दैट इज़ द इन्वर्स काइनेमेटिक प्रॉब्लम। इसका हम ओवरव्यू लेंगे। इसमें भी कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि सबसे पहले इन्वर्स काइनेमेटिक्स में आपको जॉइंट वेरिएबल्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में एंड इफेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझाया जाएगा, जिसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द पोजीशन एंड सेकंड वन इज़ द ओरिएंटेशन। पोजीशन एंड ओरिएंटेशन मिलके हमारे एंड इफेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन को फॉर्म करती है। उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया जाएगा। अब हमारा थर्ड टॉपिक है, दैट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स। ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स है, ये क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट स्पेस वर्सेस ऑपरेशनल स्पेस ऑफ एनी मैनिपुलेटर। किसी भी रोबोट मैनिपुलेटर का जॉइंट स्पेस क्या होता है और उसका ऑपरेशनल स्पेस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स की फॉर्म्स, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स है ये आपको किस फॉर्म में गिवन है। यूजुअली हमें दो फॉर्म्स में ये गिवन होता है। फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्शन कोसाइन फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज़ द नॉर्मल स्लाइडिंग एंड अप्रोच वेक्टर्स फॉर्म। ये हमारे तीन वेक्टर्स की फॉर्म में गिवन होता है। इसमें जो बेसिक डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता दूंगा। अब हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज़ दी मैनिपुलेटर्स कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। जो हमारा रोबोट है, यानी जो मैनिपुलेटर है, उसके कॉन्फ़िगरेशन स्पेस को हम थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर 4 सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जॉइंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। और इस वेक्टर को जब आप एंटायर रेंज ऑफ मोशन के लिए यूज़ करते हो, आपको वहाँ पे जॉइंट स्पेस में, हम अपने जॉइंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से बनने वाले जॉइंट स्पेस को भी यहीं पर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम टास्क स्पेस या फिर कार्टेशियन स्पेस या फिर कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे अपने इन्वर्स काइनेमेटिक्स को एज अ मैपिंग फ्रॉम द टास्क स्पेस टू द जॉइंट स्पेस। यानी कि अगर मैं टास्क स्पेस से एक मैपिंग करूं जो कि हमारे जॉइंट स्पेस को टास्क स्पेस से मैप करेगी, उस मैपिंग को हम इन्वर्स काइनेमेटिक्स से डिनोट कर सकते हैं और हम अपने इन्वर्स काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम को एज अ मैपिंग की तरह समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे अपने मैनिपुलेटर के वर्क स्पेस के बारे में, जो कि दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द रीचेबल एंड सेकेंड वन इज़ द डेक्स्ट्रस। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट यहाँ पे बेसिक रिकैपिचुलेशन करेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ टॉपिक, और यहाँ पे हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इन्वर्स काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम। इससे ऊपर हमने इन्वर्स काइनेमेटिक्स क्या होती है उसको समझा था। अब टॉपिक नंबर 4 से हम लोग अपने इन्वर्स काइनेमेटिक्स के सॉल्यूशन के प्रोसीजर और सॉल्यूशन के नेचर को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ द नेचर ऑफ द इक्वेशंस विच आर इन्वॉल्व इन द इन्वर्स काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम।
ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं इन्वर्स काइनेमेटिक्स में। दैट इज़ कौन सी कंडीशन होती है जब नो सॉल्यूशन होता है, कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब इन्वर्स काइनेमेटिक्स में मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं, और कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें इन्वर्स काइनेमेटिक्स में हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। सो इन सबको बेसिकली ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे सो दैट आगे जाके कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे सॉल्वेबल मैनिपुलेटर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन टेक्निक्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं जिसको यूज़ करके हम इन्वर्स काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन का नेचर, यानी कि क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन है या फिर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि सॉल्यूशन नेचर को हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। एंड फाइनली वी विल स्टडी अबाउट द सिंगुलर एंड डीजेनरेट कॉन्फ़िगरेशंस। ऐसी कौन सी रोबोटिक मैनिपुलेटर की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जहाँ पे सिंगुलैरिटी आती है और हमारे इन्वर्स काइनेमेटिक्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और जो हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा, इसमें हम लोग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस ऑन द इन्वर्स काइनेमेटिक्स ऑफ सीरियल मैनिपुलेटर को सॉल्व करेंगे। मतलब कि हम यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जिसमें हम इन्वर्स काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, जितनी भी सॉल्यूशन टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं उनको डिफरेंट न्यूमेरिकल्स की हेल्प से अप्लाई करके अपने कंसेप्ट्स को और ज़्यादा रीइंफोर्स कर लेंगे। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। दिस इज़ दी रोड मैप ऑफ द यूनिट 4, और इसी के साथ हम अपने यूनिट 4 का फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ दी इन्वर्स काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए हमको जो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा दैट इज़ बेसिक इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू एंड रिकैपिचुलेशन ऑफ द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम। सो सबसे पहले हम फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। सो सबसे पहले इन जनरल टर्म्स लेट अस नाउ डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। सो जैसे हमने बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं रिलेटेड टू फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, उन सब में हम लोगों को क्या फाइंड करना होता था? अगर आप याद करो, हमको गिवन होता था। हमको गिवन होता था जितनी भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उनकी वैल्यू गिवन होती थी। फॉर एग्जांपल अगर हमारा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट है, हमको θ1, θ2, θ3, θ4, θ5 एंड θ6 इन सब की वैल्यूज़ हमें गिवन होती थी, और हमसे पूछा जाता था यू हैव टू फाइंड द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? एक 4x4 के मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते थे। ये 4x4 का जो मैट्रिक्स होता था इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता था फ्रॉम द गिवन जॉइंट वेरिएबल्स। ये जो θ1, θ2, θ3, θ4, θ5 एंड θ6 हैं, ये हमारे जो रोबोट के जॉइंट हैं उनके जॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, और इसी को हम जॉइंट वेरिएबल बोलते हैं। फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम में हमें जॉइंट वेरिएबल्स गिवन होते थे और हमसे पूछा जाता था कि यू हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर, जो कि एक 4x4 का मैट्रिक्स होता था। मैथमेटिकली ही इसको हम लूप क्लोजर इक्वेशन बोलते थे, जिसको अगर हमारा नंबर ऑफ जॉइंट्स, अगर मैं अपने नंबर ऑफ जॉइंट्स को 6 बोलूँ, सो दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ माई मैनिपुलेटर। अगर मैंने इसको n से रिप्रेजेंट कर दिया इसको जनरलाइज करने के लिए, जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम n है विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम दैट इज़ फ्रेम 0, इसको हम एक सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट करते थे दैट इज़ गिवन बाय Tn विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम n-1 प्री मल्टीप्लाइड बाय Tn-1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम n-2। इसको हम प्री मल्टीप्लाई कर लेंगे जब तक हम T2 विद रिस्पेक्ट टू 1 और T1 विद रिस्पेक्ट टू 0 रीच नहीं कर लेते हैं। इस तरीके से जब आप अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, अल्टीमेटली यू गेट द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ये जो Tn विद रिस्पेक्ट टू 0 है, इसी को हम ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बोलते हैं, जो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना होता है। और ये जो एंटायर प्रोसीजर है इसी को हम लूप क्लोजर इक्वेशन बोलते हैं, बिकॉज जब हम इसको वेक्टर की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं तो ये एक वेक्टर लूप को क्रिएट करता है, जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जब आप इन सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को, इन सारे के सारे कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को
ड्रॉ करोगे और उनके बीच में जो ये डिस्टेंस है इनके दोनों के ओरिजिन्स के बीच में, जब आप इनको इंडिविजुअली ड्रॉ करोगे, सो एज यू कैन सी ये हमारा एक वेक्टर है, दिस इज सेकेंड वेक्टर, सिमिलरली दिस इज द लास्ट वेक्टर बिटवीन द फ्रेम n-1 एंड फ्रेम n। सो जब आप इनका वेक्टर सम लोगे, सो जब आप इन सब का वेक्टर सम लोगे, सो बेस फ्रेम से लेके जब हम एक वेक्टर बनाएंगे जो एंड हो रहा होगा हमारे एंड इफेक्टर पे, सो ये आप देख रहे हो दिस एंटायर थिंग इज फॉर्मिंग अ वेक्टर लूप, दैट इज़ वाई इसको हम लूप क्लोजर इक्वेशन भी बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, मैं वहीं से आपको उसी नोट से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, यू कैन गो बैक टू दी प्रीवियस वीडियोस, वहाँ पे हमने इसे डिटेल में कवर किया हुआ है, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन है, ये जो सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इसको जब आप करोगे, सो यू विल गेट दी ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और इस पूरी इक्वेशन को हम कहते हैं लूप क्लोजर इक्वेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो बिफोर मूविंग फर्दर, लेट अस नाउ हैव अ कंप्यूटर सिमुलेशन, जिसमें हम फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम को एक लेमैन की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ अ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम सीरियल मैनिपुलेटर। अब इसमें फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में एक्चुअली हम करते क्या हैं, सो सबसे पहले आप ये जो फ्रेम देख रहे हो, ये वाला जो फ्रेम है, दिस इज़ द एंड इफेक्टर फ्रेम। सो ये हो गया हमारा फ्रेम नंबर 6, और अगर आप इसे जनरल टर्म में बोलोगे, सो दिस इज़ फ्रेम n। और ये जो फ्रेम लगा हुआ है नीचे, ये हमारे रोबोट के बेस पे अटैच्ड है, सो दिस इज़ दी बेस फ्रेम, यानी फ्रेम 0। सो दिस इज़ फ्रेम 0 एंड दिस वन इज़ फ्रेम n। सो हमें फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल में गिवन क्या होता है, ये जो जितने भी जॉइंट्स हैं ना, यहाँ पे एक ट्विस्टिंग जॉइंट है, यहाँ पे रेवोल्यूट जॉइंट है, यहाँ पे रेवोल्यूट जॉइंट है, जिसका मोशन कुछ इस टाइप से है। सो दिस इज़ द ट्विस्टिंग जॉइंट, ये θ1 हो गया, दिस इज़ द रेवोल्यूट जॉइंट, ये θ2 हो गया, दिस इज़ द रेवोल्यूट जॉइंट θ3। सिमिलरली ये हमारे 3 और रोटरी जॉइंट्स हैं, जिसका मोशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से है, ठीक। सो ये हमारे θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 एंड θ6 हैं। ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में, और हमें फाइंड आउट क्या करना होता है, ये जो मेरा एंड इफेक्टर है इस पॉइंट पे, ठीक, एंड इफेक्टर पे जो एंड इफेक्टर के फ्रेम की जो पोजीशन एंड ओरिएंटेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, फ्रेम 0, ये हमको फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में फाइंड आउट करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ से कि लेट अस हैव अ वैल्यू ऑफ θ1 इक्वल टू 10 डिग्री, θ2 की वैल्यू हमने कर दी -25, θ3 की वैल्यू हमने कर दी +25, θ4 की वैल्यू हमने कर दी -90, θ5 की वैल्यू कुछ और कर दी, और θ6 की वैल्यू भी मैंने कुछ और कर दी, ठीक। सो ये सारी वैल्यूज़ हमको पता है। सो हमने θ1 से लेकर θ6 की वैल्यू सेट कर दी। अब मेरे को पूछा जाएगा कि एंड इफेक्टर पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इसका बेस फ्रेम के ओरिजिन से ओरिएंटेशन और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पोजीशन एंड ओरिएंटेशन क्या है, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। सो इस एंटायर प्रोसेस को हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, जो हमने यूनिट 3 में बहुत डिटेल्स में कवर करी है, ठीक। सो दिस इज़ द बेसिक रिकैपिचुलेशन ऑफ द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स प्रोसेस। सो उस फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में हमको पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर को कैलकुलेट करना होता है, जिसको जनरली हम Tn विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो ये जो मैट्रिक्स होता है, दिस इज़ नोन एज द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ये आपको ऑलरेडी पता है। सो ये 4x4 का मैट्रिक्स है, और इसमें हमारे 16 एलिमेंट्स होते हैं, जो हम एक जनरल टर्म में, यानी कि अगर मेरे को एलिमेंट्स की स्पेसिफिक वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता है, तो उसको मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए यूजिंग दी नॉर्मल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसको डिनोट किया जाता है। जैसे कि ये मेरे को एलिमेंट नहीं पता है, सो मैं इसको E11 बोल सकता हूँ, या फिर अगर मैं E का यूज़ ना करना चाहूँ, तो आई कैन से इट A11, दिस इज़ A12, दिस इज़ A13, ठीक। सो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट ऑथर्स का अलग होता है। हमारे केस में हमको पता है जो अपर 3x3 का मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये एक रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को R से रिप्रेजेंट करा है, और इनका जो इंडेक्स है I और J, यानी कि R11 12 13, ये जो आप देख रहे हो, ये जो इंडेक्स है, ये इनके रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक।
फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है R3,2, ये वाला एलिमेंट R32, ठीक। सो इसका मतलब है कि ये हमारे रोटेशन मैट्रिक्स का एलिमेंट है जिसकी रो है 3 और इसका कॉलम है 2। सो ये हो गई अपनी रो 3, सो दिस इज़ थर्ड रो एंड दिस इज़ द सेकंड कॉलम। सो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं अपने 16 एलिमेंट्स यानी 16 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करूँ, सो दीज 9 एलिमेंट्स आर दी रोटेशन एलिमेंट्स, और ये जो अपने 3 एलिमेंट्स हैं, दीज आर दी एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रेम n विद रिस्पेक्ट टू दी फ्रेम 0। सो ये टोटल हमारे 16 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ से जो 4 इक्वेशंस हैं वो ट्रिवियल इक्वेशंस हैं। सो अगर आप इस एलिमेंट को देखो, इस एलिमेंट को देखो, इसको देखो और इसको देखो, ये जो 4 इक्वेशंस हैं दीज आर दी ट्रिवियल इक्वेशंस, बिकॉज यहाँ से आपको 0 इक्वल टू 0 और 1 इक्वल टू 1 टाइप की 4 इक्वेशन मिलेंगी। सो दीज आर दी ट्रिवियल इक्वेशंस। सो अब अगर मैं 16 में से 4 को लेस कर दूं, सो आई एम लेफ्ट विथ ओनली 12 एलिमेंट्स, या फिर ओनली 12 इक्वेशन जहाँ से मेरे को यूज़फुल डेटा मिलेगा, जहाँ से मैं अपने इन्वर्स काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। सो वो हमारी जो 12 एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? सो ये अपर 3x3 मैट्रिक्स जो है रोटेशन मैट्रिक्स, सो 9 एलिमेंट्स तो यहाँ से मिल गए और 3 एलिमेंट्स ये हो गए। इसका मतलब है कि इन्वर्स काइनेमेटिक्स में हम लोग ये जो एलिमेंट्स हैं, सो दिस इज़ दी पर्सपेक्टिव और ये जो स्केल फैक्टर है, हम इनको यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज दीज आर दी ट्रिवियल इक्वेशंस। अब अगर फर्दर आप रोटेशन मैट्रिक्स को देखोगे, सो हमको पता है ये जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सो ये जो अपना फर्स्ट कॉलम है, दिस फर्स्ट कॉलम, ये हमारे जो मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिएंटेशन में पढ़ाया था, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं दे फॉलो दी ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल, ठीक। सो इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट कॉलम के जो 3 एलिमेंट्स हैं ये हमारे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स। सिमिलरली हमारा जो सेकंड कॉलम है, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं बिकॉज ऑफ द ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल ये भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सो दीज 3 एलिमेंट्स आर ऑल्सो नॉट इंडिपेंडेंट, दीज आर डिपेंडेंट। सिमिलरली अगर हम अपने थर्ड कॉलम को देखें, सो अगर मैं अपने थर्ड कॉलम को देखता हूँ, सो ये हो गया मेरा थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के जो 3 एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं बिकॉज ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल, एंड दैट इज़ वाई वी कैन से दैट दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो मेरे को क्या मिला यहाँ से, ये जो मेरा फर्स्ट कॉलम है इसमें होने को तो 3 एलिमेंट्स हैं बट तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, दैट इज़ वाई ओवरऑल मेरे को यहाँ से खाली एक इक्वेशन मिलेगी, ओनली 1 इक्वेशन। सिमिलरली जो मेरा सेकंड कॉलम है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं बट दीज 3 एलिमेंट्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, देयरफॉर यहाँ से भी हमको ओनली 1 इक्वेशन मिलेगी। सो यहाँ से 1 इक्वेशन हो गई, यहाँ से भी एक इक्वेशन हो गई, ठीक। सिमिलरली ये जो हमारा थर्ड कॉलम है, यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स हैं दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, देयरफॉर यहाँ से भी हमको एक इक्वेशन मिलेगी। सो 3 इक्वेशंस हमारे पे यहाँ से आ गई। फर्स्ट कॉलम से एक इक्वेशन मिलेगी, सेकंड कॉलम से एक इक्वेशन मिलेगी, थर्ड कॉलम से एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। अब हमको देखना है अपना डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट के जो 3 एलिमेंट्स हैं dx, dy और dz, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। ऑल द 3 एलिमेंट्स इन द डिस्प्लेसमेंट पार्ट आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। सो अगर मैं इसको मार्क करूँ, ये अपना फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड एलिमेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट का, और ये हो गया थर्ड एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट का। dx, dy और dz इंडिपेंडेंट है। सो एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिलेगी, 1 इक्वेशन यहाँ से मिलेगी और 1 इक्वेशन यहाँ से मिलेगी। सो जो हमारे 12 एलिमेंट्स थे, आउट ऑफ दिस 12 एलिमेंट्स ये हमको ओनली 6 इक्वेशंस प्रोवाइड करेंगे। सो एट मैक्सिमम यू आर हैविंग 6 independent equations.
जिसमें हमारे 16 एलिमेंट्स थे, टोटल में से खाली 6 इंडिपेंडेंट इक्वेशन आपके पास हैं। इन इक्वेशंस को यूज़ करके वी हैव टू कैलकुलेट द इनवर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल 16 में से 4 इक्वेशंस तो ट्रिवियल हैं, ये वाली 3 इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये जो डिस्प्लेसमेंट की 3 इक्वेशन है ये इंडिपेंडेंट है, देयरफॉर यहाँ से हमको 3 इक्वेशंस मिल गई। सिमिलरली 9 ओरिएंटेशन इक्वेशन में से 3 आर इंडिपेंडेंट। सो ये जो ओरिएंटेशन की 9 है ना, 9 इक्वेशंस, यहाँ से ओनली 3 आर इंडिपेंडेंट। सो फर्स्ट जो इंडिपेंडेंट है वो फर्स्ट कॉलम से मिलेगा, सेकंड इंडिपेंडेंट इक्वेशन हमको सेकंड कॉलम से मिलेगी, और जो थर्ड इंडिपेंडेंट इक्वेशन है वो हमें थर्ड कॉलम से मिलेगी। सो यहाँ से हमको मिल गई 3 मोर इक्वेशंस। सो टोटल आउट ऑफ द 16 इक्वेशंस पॉसिबल, वी ओनली हैव 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6 इक्वेशन एट मैक्सिमम टू वर्क आवर इनवर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। सो हमको फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में ये पता था कि हमको 4x4 का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, बट वहाँ से 1 स्टेप फर्दर जाते हुए हमने ये डिस्कस करा कि ये जो 4x4 यानी कि 16 एलिमेंट्स हैं, इनमें से ओनली 6 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस एट मैक्सिमम यू कैन गेट, बिकॉज 4 इक्वेशंस आर ट्रिवियल, एंड आउट ऑफ द 9 एलिमेंट्स ऑफ द रोटेशन पार्ट only you will get 3 independent equations, because column 1, column 2 and column 3 they follow the principle of orthogonality। ठीक है ना। सो ये जो फर्स्ट कॉलम की 3 एलिमेंट्स हैं ये एक्चुअली एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, सो ये ओनली 1 इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सिमिलरली जो हमारा सेकंड कॉलम है, इसके जो 3 एलिमेंट्स हैं ये भी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दैट इज़ वाई यहाँ से आपको ओनली 1 इक्वेशन मिलेगी। सिमिलरली थर्ड कॉलम से भी आपको 1 इक्वेशन मिलेगी। सो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का थोड़ा बहुत बेसिक्स। अब मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, जो लूप क्लोजर इक्वेशन होती है जिसको हम इस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल के एंड में न्यूमेरिकल्स में करा था, यानी कि अगर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सो हमारे पास T6 विद रिस्पेक्ट टू 0, ये हमने फाइंड करा था। ठीक, इसी को लूप क्लोजर इक्वेशन या फिर ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बोलते हैं। सो अगर आपने इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया है, सो इसको यूज़ करते हुए हम फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स और इन्वर्स काइनेमेटिक्स दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि इन्वर्स काइनेमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए आपको कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ रूल्स यूज़ करने हैं। एक्चुअली ये जो पॉइंट आपको बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि अगर आपको इन्वर्स काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द फॉरवर्ड काइनेमेटिक सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मैनिपुलेटर। ठीक है, किसी भी मैनिपुलेटर का इन्वर्स काइनेमेटिक्स सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल आपके पास होना चाहिए। उसी मॉडल का जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा Tn विद रिस्पेक्ट टू 0, इसको यूज़ करते हुए आप उसकी इन्वर्स काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। सो अगर यहाँ पे एक हम ग्राफिकली समझना चाहें, सो जो जॉइंट वेरिएबल्स आपको पास होते हैं, फॉर एग्जांपल θ1, θ2 एट्सेट्रा, ये जो जॉइंट वेरिएबल्स हैं, अगर ये हमारा हमको गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर, सो अगर आप इस लूप से आगे जाते हो, अगर आप इस तरीके से आगे जाते हो, सो दैट इज़ द डोमेन ऑफ द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। बट अगर आप इसका इन्वर्स कर दो या इसका अपोजिट कर दो, दैट मीन्स अगर आपको पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर आपको गिवन है, बट आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द जॉइंट वेरिएबल्स, यानी अगर आप इस पाथ से वापस आ रहे हो, ठीक, हमें पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर दे रखा है, हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द जॉइंट वेरिएबल्स θ1, θ2, θ3 एट्सेट्रा। सो अगर आपको ये जॉइंट वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोली जा रही है, देन दैट इज़ द डोमेन ऑफ द इनवर्स काइनेमेटिक्स। सो इनवर्स काइनेमेटिक्स का ओवरव्यू ले लेते हैं एक। सो सबसे पहले जनरल टर्म्स में डिस्कस कर लेते हैं कि इनवर्स काइनेमेटिक्स होता क्या है। ठीक है ना। सो फॉर इनवर्स काइनेमेटिक्स द एंड इफेक्टर लोकेशन इज नोन। सो ये जो वर्ड है लोकेशन, ये हमको एंड इफेक्टर का पता होता है। लोकेशन का मतलब होता है पोजीशन ऑफ द एंड इफेक्टर एज वेल एज इट्स ओरिएंटेशन। जहाँ भी लोकेशन लिखा है इसका मतलब है कि हमें उसकी पोजीशन भी पता है और ओरिएंटेशन भी पता है। So for the inverse kinematics, the end effector's location is known and the problem is to find out the joint variables
needed to bring the end effector to that desired position and orientation. So इसका मतलब यह है कि इन्वर्स काइनेमेटिक्स में आपको एंड इफेक्टर का पोजीशन और ओरिएंटेशन गिवन होगा. अब प्रॉब्लम यह है आपको फाइंड आउट करना है जॉइंट वेरिएबल्स जो कि एंड इफेक्टर को उस पोजीशन एंड ओरिएंटेशन पे लाकर लॉक करेंगे. वो जॉइंट वेरिएबल्स आपको फाइंड आउट करने हैं. ठीक. सो अगर मैं इसको 2 डायमेंशन में एक सिंपल मैनिपुलेटर की हेल्प से समझाऊं, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ द सिंपल मैनिपुलेटर फर्स्ट. सो अगर ये हमारा एक सिंपल सा मैनिपुलेटर है, सो लेट मी ड्रॉ इट. सो ये हो गया अपना लिंक 1 और ये हो गया अपना लिंक 2. सो दिस इज लिंक 2, ये हो गया लिंक 1. ठीक. सो ग्राउंड से लिंक 1 जो एंगल फॉर्म करेगा दैट इज θ1, और लिंक 1 के एक्सटेंशन से लिंक 2 जो एंगल फॉर्म करेगा दैट इज θ2, और लिंक 2 के एंड पे हमारा एक एंड इफेक्टर लगा हुआ है. सो ये जो पॉइंट P है ये हमारा एंड इफेक्टर का टूल पॉइंट है. सो इन्वर्स काइनेमेटिक्स में हमको ये जो पॉइंट P है इसकी पोजीशन प्लस इसका ओरिएंटेशन ये गिवन होता है. दिस इज गिवन, और ये गिवन किस फॉर्म में होगा? दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ Tn विद रिस्पेक्ट टू 0. अगर ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैनिपुलेटर है तो यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0 ये हमको ऑलरेडी नोन होगी. ठीक. सो ये वैल्यू हमको पता होगी. ये हमारा पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर है. इसी को हम लोकेशन भी बोलते हैं. ठीक. अब हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ θ1 एंड θ2. सो अगर हमने θ1 और θ2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली फॉर द गिवन पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर, देन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनवर्स किनेमैटिक्स प्रॉब्लम. ठीक. सो आपसे θ1 और θ2 की वैल्यू पूछी जा रही है व्हेन द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर पॉइंट P इज गिवन टू यू. अब एक यहाँ से इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है कि अगर मेरा θ1 का वैल्यू ये है और θ2 का वैल्यू ये है, सो हम अपने डिज़ायर्ड पोजीशन एंड ओरिएंटेशन को रीच कर रहे हैं. बट इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी तो हो सकता है ना. अगर मेरा लिंक 1 इस तरीके से आ जाए और लिंक 2 मेरा इस तरीके से आ जाए, तब भी तो हम अपने गिवन पोजीशन एंड ओरिएंटेशन को मैच कर सकते हैं. सो अगर θ1 की वैल्यू ये है और θ1 के एक्सटेंशन से लेके और लिंक 1 के एक्सटेंशन से लेके लिंक 2 तक का डिस्टेंस, अगर ये लिंक 2 तक का एंगल अगर ये θ2 है, सो θ1 और θ2 इस कॉन्फ़िगरेशन में भी तो हो सकते हैं. स्टिल वी आर एबल टू रीच द पॉइंट P. सो अगर हमने इसको θ1 प्राइम से डिनोट करा और इसको θ2 प्राइम से डिनोट करा, सो θ1 प्राइम एंड θ2 प्राइम they are also the solution of the given inverse kinematics problem. So यहाँ से हमको एक चीज़ पता चलती है कि inverse kinematics में जो solutions होते हैं they are not unique and there is multiple solutions which are possible for a particular problem. So ये हमको जब हम numerical solve करेंगे वहाँ पे जाके ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा. सो आई होप आपको जनरली एक इन्वर्स काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम क्या होती है उसका ओवरव्यू मिल गया होगा. सो लेट अस नाउ बिगिन. सो आगे बढ़ने से पहले हम जॉइंट वेरिएबल्स को एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है. सो जॉइंट वेरिएबल इज़ नथिंग बट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ. सो द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जॉइंट पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द जॉइंट, दैट इज़ नथिंग बट द जॉइंट वेरिएबल. सो अगर हमारा रेवोल्यूट जॉइंट है, सो हमने अपने जॉइंट को पैरामीटर, जो हमारा जॉइंट पैरामीटर होता है रेवोल्यूट जॉइंट का, दैट इज़ द रोटेशन और द थीटा. अगर हमारा जॉइंट एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है या फिर एक स्लाइडिंग जॉइंट है, उस केस में जॉइंट का जो पैरामीटर होता है दैट इज़ डी, यानी कि ट्रांसलेशन. सो अगर मेरे टाइप ऑफ जॉइंट के अकॉर्डिंग जॉइंट पैरामीटर को हमने रिप्रेजेंट किया है, सो हम उसी को जॉइंट वेरिएबल बोल देते हैं. इंस्टेड ऑफ सेइंग रोटेशन और ट्रांसलेशन, हम उसको जॉइंट पैरामीटर या जॉइंट वेरिएबल बोल देते हैं. सो फॉर एग्जांपल इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं. सो Q हमारा होता है जॉइंट वेरिएबल और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस.
वी राइट इट थीटा, और डी यहाँ पे आप आई भी लिख सकते हो, आई इज़ द इंडेक्स। सो अगर मैंने क्यू आई लिखा है, सो दैट इज़ द सेट ऑफ थीटा आई और डी आई। इसका मतलब है कि अगर मैं फर्स्ट जॉइंट के लिए ऐसे लिखूं, सो आई विल राइट क्यू वन। सो इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं थीटा वन और डी वन से। सो अगर मेरा जॉइंट वन एक रेवोल्यूट जॉइंट है, सो क्यू वन विल बी इक्वल टू थीटा वन if the joint 1 is a revolute joint, and q1 will be equal to d1 if the joint is a prismatic joint, if the joint 1 is a prismatic joint। so इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम थीटा आई एंड डी आई के सेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज नथिंग बट द जॉइंट वेरिएबल्स। ठीक, सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द जॉइंट, कौन सा जॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम या तो थीटा आई कंसिडर करेंगे या फिर डी आई कंसिडर करेंगे। सो दिस इज नथिंग बट अ कॉम्पैक्ट फॉर्म जिसमें हम अपने जॉइंट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड इफेक्टर का लोकेशन क्या होता है। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पोजीशन और लोकेशन में। सो जहाँ भी लोकेशन लिखा होगा दैट विल बी द सम ऑफ पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। सो पोजीशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं, डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड। पोजीशन के 3 और ओरिएंटेशन के कितने होते हैं, 9। सो 9 में आपके होते हैं जो रोटेशन मैट्रिक्स होता है 3x3 का। ठीक, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ कि टाइम वेस्ट होगा। ठीक, सो लोकेशन में हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं, इन लोकेशन देयर आर 12 एलिमेंट्स, 3 फॉर द पोजीशन एलिमेंट्स एंड 9 फॉर द रोटेशन एलिमेंट्स। सो लोकेशन जहाँ भी होगा उसका मतलब है आपको 16 में से 12 एलिमेंट्स गिवन है। सो लोकेशन का मतलब है 12 एलिमेंट्स। ठीक, सो इन जनरल टर्म्स लोकेशन इज गिवन बाय अ 4x4 मैट्रिक्स। सो ये जो लास्ट का रो है ये हम कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज यहाँ से हमें ट्रिवियल इक्वेशंस मिलती हैं। सो ये जो आपके 9 एलिमेंट्स हैं रोटेशन पार्ट के, सो ये हो गया हमारा ओरिएंटेशन, और ये जो 3 एलिमेंट्स हैं दिस इज़ दी पोजीशन। जब आप 9 और 3 को ऐड करोगे, सो ये जो 12 एलिमेंट्स हैं, ये 12 एलिमेंट्स दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ द लोकेशन। ठीक है, एंड इफेक्टर की लोकेशन। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे रहता है, द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एंड फीजिबल सेट ऑफ जॉइंट वेरिएबल्स which would achieve the specified position and orientation of the manipulators and effector with respect to the base frame. That is the problem of the inverse kinematics. So inverse kinematics में हमें all the possible and feasible set of joint variables निकालना पड़ता है that would achieve the specified position and orientation of the manipulators and effector with respect to the base frame. So ऐसा नहीं है कि inverse kinematics में only one set of solution आप find out करोगे। अगर आपसे बोला है इन्वर्स काइनेमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है, सो यू हैव टू डिटरमाइन ऑल द पॉसिबल एंड फीजिबल सेट ऑफ जॉइंट वेरिएबल्स। ठीक है, यानी जितने भी थीटा एंड डी हैं उन सब की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इन्वर्स काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम। सो अब हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, सो अभी तक हमने डिस्कस करा है कि इन्वर्स काइनेमेटिक्स में आपको position and orientation of the end effector with respect to the base frame is given. So उसी position and orientation of the end effector को हम configuration बोलते हैं। ठीक, so अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये जो configuration होता है that is the position plus orientation of the end effector with respect to the base frame. So ये जो configuration matrix है, so अगर हमसे inverse kinematics का question given होता है in terms of numerical values, वहाँ पे आपको ये जो 4x4 मैट्रिक्स होता है दैट कंटेन्स द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर, ये हमको गिवन होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू की टर्म्स में गिवन होता है। उसी मैट्रिक्स को हम कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स बोलते हैं एंड दैट इज़ हेल्पफुल इन डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। बोलने को दोनों चीज़ें सेम ही हैं, बट कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स बोलने से हमें ये कन्फ्यूजन नहीं होता है कि वो एक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। ठीक, सो हम उसे फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम की टर्मिनोलॉजी से सेपरेट करने के लिए कई बार कई ऑथर्स उसे कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स बोल देते हैं। टेक्निकली दैट इज़ नथिंग बट द
ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जिसको हम टी एन विद रिस्पेक्ट टू जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को कई बार सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं. सी इज द कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स दैट कंटेन्स द न्यूमेरिकल वैल्यू और द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर ऑफ द मैनिपुलेटर विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम. ठीक. सो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स से हमने बहुत बार इस ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करा है. सो अगर मैं इसको टी से रिप्रेजेंट करूं, सो टी इज़ द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ फ्रेम एन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ज़ीरो. सो ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. सो ये जो अपर 3/3 का पार्ट है दैट इज़ द रोटेशन. ये जो 3x1 का पार्ट है दैट इज़ द ट्रांसलेशन. ठीक. सो अगर मैं इसे जनरल टर्म्स में लिखूं, मेरे को नहीं पता ये रोटेशन एलिमेंट्स क्या हैं, सो मैंने इसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक. और ये जो डी वाले टर्म्स है डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये हो गई अपनी ट्रांसलेशन अलोंग दी एक्स वाई एंड जेड एक्सेस ऑफ दी फ्रेम एन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ज़ीरो. ठीक. सो ये एक तरीका है अपने कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का. ठीक. अगर आपको जनरल टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, अब कई बार हमें फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स इन्वर्स काइनेमेटिक्स कई बार हमें इन्वर्स काइनेमेटिक्स को डिराइव करना पड़ता है सॉल्यूशन को इन टर्म्स ऑफ जनरल पैरामीटर्स या फिर जनरल वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर. सो उस केस में हम इसे जो रोटेशन पार्ट है उसे आर से डिनोट कर सकते हैं और जो ट्रांसलेशन पार्ट है उसे डी से डिनोट कर सकते हैं. अगेन दैट इज़ नॉट फिक्स्ड रूल, ये फिक्स्ड नहीं है. डिफरेंट ऑथर्स इसे डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं. मैं इस कोर्स में जो यूज़ करूँगा नोटेशन दैट इज़ गोइंग टू बी दिस वन. ठीक. सो ये जो आर वाले एलिमेंट्स हैं ये रोटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे और जो डी वाले एलिमेंट्स हैं डी एक्स डी वाई डी जेड ये हमारे ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे. मैक्सिमम अगर कुछ चेंज हुआ तो ये जो कैपिटल डी एक्स है, कैपिटल डी वाई, कैपिटल डी जेड, इसको हम स्मॉल डी एक्स डी वाई और डी जेड से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक. सो ये जो डी है कैपिटल में, इसको हम स्मॉल केस में ले सकते हैं. ठीक. ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना चेंज होगा, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा. अब एक सेकंड फॉर्मेट है जिसमें हमारे को कई बार कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स गिवन होता है, दैट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द नॉर्मल वेक्टर, स्लाइडिंग वेक्टर एंड द अप्रोच वेक्टर. इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में और डिटेल में पढ़ेंगे. सो इसमें हमें जो फर्स्ट कॉलम होता है ऑफ दिस रोटेशन पार्ट, इसका जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो फर्स्ट कॉलम है, सो दिस इज़ द नॉर्मल वेक्टर. ठीक. इसके तीन एलिमेंट्स हैं एन एक्स एन वाई और एन जेड. सिमिलरली ये जो अपना सेकंड कॉलम है दिस इज़ दी स्लाइडिंग वेक्टर. ये वेक्टर क्या होते हैं हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे. इसके भी तीन एलिमेंट्स हैं एस एक्स एस वाई एस जेड. ठीक. और जो हमारा थर्ड कॉलम है दिस इज़ दी अप्रोच वेक्टर. इसके भी तीन एलिमेंट्स हैं ए एक्स ए वाई और ए जेड. सो सेकेंड जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ दी एन एस ए अप्रोच. एन एस ए अप्रोच, इसमें हम अपने जो रोटेशन पार्ट है इसको 3 कॉलम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये जो फर्स्ट कॉलम वेक्टर है दिस इज़ द नॉर्मल वेक्टर, सेकंड कॉलम वेक्टर है दिस इज़ द स्लाइडिंग वेक्टर और दी जो थर्ड हमारा कॉलम वेक्टर है दिस इज़ द अप्रोच वेक्टर. ठीक है. और हमारे जो ये डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट हैं ये एज इट इज़ रहते हैं. ठीक. सो दिस इज़ द एन एस ए अप्रोच और द नॉर्मल स्लाइडिंग एंड अप्रोच वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स. सो हम अपने कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स को ये दो हमारी टाइप हैं, इन दोनों में से किसी भी टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बहुत सारे ऑथर्स इसको जनरल टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं बट बहुत सारे ऑथर्स इसको नॉर्मल स्लाइडिंग एंड अप्रोच वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सो कई बार आपको क्वेश्चन में R11 R12 मिलेगा बट कई बार आपको क्वेश्चंस में NX NY SX SY AX AY ये सारी टर्म्स देखने को मिलेंगी. सो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही सेम रिप्रेजेंटेशन है हमारी कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स की. ठीक है. सो दिस इज़ दी NSA अप्रोच जो मैंने अभी आपको लास्ट पेज पे बताया था. सो ये जो हमारा नॉर्मल वेक्टर है एन वेक्टर, इसको जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की 3 प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करोगे, सो इसका जो कंपोनेंट है जो आई कैप के डायरेक्शन में है वो एन एक्स हो जाएगा. कंपोनेंट जो जे कैप की डायरेक्शन में है वो एन वाई हो जाएगा. कंपोनेंट जो के कैप की डायरेक्शन में है, के कैप के अलोंग है, वो एन जेड हो जाएगा. सो फॉलोइंग द सिमिलर अप्रोच
एस वेक्टर यानी स्लाइडिंग वेक्टर का जो कंपोनेंट आई कैप के अलोंग है वो एस एक्स है, जो जे कैप के अलोंग है वो एस वाई है, और कंपोनेंट जो के कैप के अलोंग है वो एस जेड है। सिमिलरली ए एक्स, ए वाई और ए जेड हमारे अप्रोच वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स हैं अलोंग आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपने नॉर्मल स्लाइडिंग और अप्रोच वेक्टर को डिफाइन करा है। बट इन कॉमन टर्म्स ये हमारे नॉर्मल अप्रोच और स्लाइडिंग वेक्टर होते क्या हैं? सो इसका लेना देना है हमारे एंड इफेक्टर से। सो अगर मैं एक रफ डायग्राम बना लूँ और ये एक एंड इफेक्टर है हमारा, ठीक। सो दिस इज गोइंग टू बी एंड इफेक्टर। सो ये अपना एंड इफेक्टर हो गया, ठीक। अब ये हमारा लास्ट लिंक है जहाँ से ये अटैच होगा, ठीक। ये हो गया अपना एंड इफेक्टर। अब एक हमारा 3 डायमेंशंस में कोई ऑब्जेक्ट है लाइक दिस। सो दिस इज सम ऑब्जेक्ट जिसको हमारा एंड इफेक्टर का ग्रिपर ग्रिप करना चाहता है। सो अब हमें इस सिंप्लीफाइड डायग्राम में शो करना है नॉर्मल, स्लाइडिंग एंड अप्रोच वेक्टर्स को। सो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेक्टर किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? ठीक है, सो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है और जो एंड इफेक्टर है, हमारा एंड इफेक्टर इस ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन से अप्रोच करेगा इसको ग्रिप करने के लिए, वो डायरेक्शन हमारा अप्रोच वेक्टर का डायरेक्शन होगा। सो सबसे पहले मैंने इसको इस डायरेक्शन में आके ग्रिप करना है। सो ये जो है ये हमारा अप्रोच वेक्टर हो गया। सो दिस इज़ दी अप्रोच वेक्टर, ठीक है। इसके बाद यूजुअली हम इसको z एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। सो ये हो गया अपना अप्रोच वेक्टर। इसके बाद हमें बनाना है अपना स्लाइडिंग वेक्टर। सो ये जो एंड इफेक्टर है इसके जो मैकेनिकल ग्रिपर्स हैं, सपोज़ ये इस पोजीशन पे आ गए, ये हमारा ऊपर का ग्रिपर है और ये हमारा नीचे का ग्रिपर है। अब इस ऑब्जेक्ट को ग्रैस्प करने के लिए ये इस डायरेक्शन में क्लोज होंगे। सो ऊपर वाला ग्रिपर हमारा नीचे को आएगा और ये जो नीचे वाला ग्रिपर है ये हमारा ऊपर को जाएगा। सो ये जो म्यूचुअल डायरेक्शन है, दिस इज़ द डायरेक्शन इन विच द ग्रिपर इज़ क्लोजिंग और ओपनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैस्प द ऑब्जेक्ट। सो ये हमारा स्लाइडिंग वेक्टर का डायरेक्शन है बिकॉज ग्रिपर इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है। सो इसको आप बनाओगे इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा ग्रिपर स्लाइड कर रहा है। सो दिस इज़ द स्लाइडिंग वेक्टर। यूजुअली ये वाई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। अब आप राइट हैंड रूल करके इस प्लेन के नॉर्मल जो एक डायरेक्शन बचा उसमें हम अपने वी विल मेक दी नॉर्मल वेक्टर, ठीक। सो नॉर्मल वेक्टर हमारा रह गया है, अप्रोच वेक्टर बना लिया, स्लाइडिंग वेक्टर बना लिया। सो अगर ये जेड एक्सिस की तरह ट्रीट करोगे ये हमारा वाई एक्सिस की तरह ट्रीट होगा। सो जो राइट हैंड रूल को फॉलो करेंगे हमारा डायरेक्शन आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर का। सो ये हो गया हमारा वर्टिकली अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अप्रोच एंड द स्लाइडिंग वेक्टर। ये हो गया हमारा नॉर्मल वेक्टर। यूजुअली हमारा एक्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। सो अगर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को जेड एक्सिस की डायरेक्शन से एक्स की तरफ कर्ल करें, सो हमारा थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द स्लाइडिंग वेक्टर। सो दिस इज द यूजुअल वे इन विच नॉर्मल अप्रोच एंड स्लाइडिंग वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है बट फॉर द मोस्ट ऑफ द ऑथर्स दे यूज दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो हमने अपने नॉर्मल अप्रोच एंड स्लाइडिंग वेक्टर्स को देख लिया और इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं इसको भी एनालाइज कर लिया है। सो दिस इज़ फॉर योर रेफरेंस ओनली। ये डायरेक्शन कोसाइन मेथड है ऑफ रिप्रेजेंटिंग दी ओरिएंटेशन, ठीक। सो इसमें जो फर्स्ट कॉलम होता है दैट इज़ यू कैप डॉट एक्स कैप, इसका जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज़ यू कैप डॉट वाई कैप, फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट यू कैप डॉट जेड कैप, ठीक। सो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। दिस इज सेकंड कॉलम वी कैप एक्स कैप, वी कैप वाई कैप एंड वी कैप जेड कैप। अब ये अपना थर्ड कॉलम है डब्ल्यू कैप एक्स कैप, डब्ल्यू कैप डॉट वाई कैप, डब्ल्यू कैप डॉट जेड कैप। सो अगर आपको अपने 9 एलिमेंट्स रोटेशन मैट्रिक्स के डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं, सो आप इस तरीके से
रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसकी डेरिवेशन हमने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स पार्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करी है। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ सो दैट हमारा जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, वो एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक। सो अगर आपको डिटेल्स में देखना है सो यू कैन गो बैक टू दी यूनिट 3 फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। सो आई थिंक वी हैव डन इनफ फॉर टुडेज क्लास। आई नो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टू द इन्वर्स काइनेमेटिक्स, और अब एक और वीडियो आएगा इन्वर्स काइनेमेटिक्स की थ्योरी पे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। सो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग मैनिपुलेटर्स कॉन्फ़िगरेशन स्पेस से इन्वर्स काइनेमेटिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।